हाय दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो भी बातें की वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अराउंड रिवॉल्व हुई। उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, सर्किट के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, फेजर्स के बारे में। अब हम आगे जो बातें करने वाले हैं वो जनरलाइज बातें करेंगे जो सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि इतने सारे कनेक्शन पॉसिबल हैं, सीरीज है, कास्केडिंग है, तो हमने पैरेलल ही क्यों चूज किया? नेटवर्क के अंदर तो कई पॉसिबिलिटी होती है ना, सीरीज, पैरेलल, कास्केड। तो देखो बात क्या होती है, सबसे पहले ये पैरेलल ऑपरेशन पे क्यों जाना पड़ता है। अब जो पावर सिस्टम होता है उसके अंदर करंट की वैल्यू काफी हाई होती है, किलो एम्प्स में भी चलती है और एम्प्स में भी चलती है। अब एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर हो सकता है उतना करंट हैंडल ना कर पाए। अगर एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर उतना करंट हैंडल नहीं कर पा रहा तो हमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे ताकि टोटल करंट रेटिंग बढ़ पाए। हम क्या जानते हैं, पैरेलल में करंट्स ऐड होते हैं। तो अगर यानी किसी भी सिस्टम की करंट रेटिंग को कभी इंक्रीज करना हो देन वी हैव टू ऐड सच कंपोनेंट्स इन पैरेलल। दूसरी बात सोचो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट ऐड हो रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट, करंट इंक्रीजेस यानी पावर विल आल्सो इंक्रीज। तो जब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल जोड़ दिया जाता है तो उनकी पावर रेटिंग और उनकी करंट रेटिंग दोनों इंक्रीज हो जाते हैं और दैट इज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड पैरेलल ऑपरेशन। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि मान लो एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है। अब अगर एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया तो उसके साथ पैरेलल में दूसरा लगा है, तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर लोड को सप्लाई कर देगा अगर एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए, यानी रिलायबिलिटी बढ़ गई। बिना किसी इंटरप्शन के हम पावर सप्लाई कर पाएंगे, तो ये चीज भी एक बेनिफिशियल है। अगली पॉइंट सोचो, जब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में लगेंगे तो पैरेलल में इंपिडेंसेस क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे Z और Z पैरेलल में लगाओ तो क्या बनता है, Z/2। अगर ओवरऑल इंपिडेंस रिड्यूस हो रही है तो ये सोचो, ट्रांसफॉर्मर में मान लो सीरीज इंपिडेंस कम कर दूं, R और X अगर कम हो गए, R/2 और X/2 हो गए, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो कि R cos phi प्लस X sin phi से आती है वो भी कम हो जाएगी, यानी सिस्टम का वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाता है, वो भी डिजायरेबल है। तो यही सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम किस पे जाते हैं, पैरेलल ऑपरेशन। बट मेन मोटिवेशन क्या है, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग बढ़ाना और रिलायबिलिटी बढ़ाना। तो सबसे पहला लिखना, क्वेश्चन बना के लिख लो इसके नीचे, व्हाई ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें लिखना, in order to increase the current rating, in order to increase the current rating to supply large loads, increase the current rating to supply large loads, transformers need to be connected in parallel, connected in parallel। ठीक है। Second, it is not practical to construct a large transformer which can single-handedly supply entire load, अब मान लो 100 MVA का लोड है तो 100 MVA का ट्रांसफॉर्मर बनाना ज्यादा कॉस्टली है। उसके बदले भले ही ऐसा कर लो 25-25 MVA के 4 लगा दो या 50 MVA के 2 लगा दो, क्योंकि उसमें साथ साथ रिलायबिलिटी भी बढ़ रही है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर बनाए कि वो पूरा लोड सप्लाई कर दे, वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स को जोड़ करके हम लोग लोड सप्लाई कर ले। ठीक है। अगला पॉइंट, if there is breakdown in one unit
इफ देयर इज ब्रेकडाउन इन वन यूनिट माने एक ट्रांसफॉर्मर, then the other unit can supply the load, so we can have uninterrupted power supply. ठीक है, ये चीज मैंने अभी भी बताई कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए, पैरेलल में दो लगे हैं, तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर लोड को सप्लाई कर सकता है। माना कि टोटल लोड नहीं सप्लाई कर पाएगा, मान लो एक ट्रांसफॉर्मर 50 MVA का है, दोनों मिलके 70 MVA सप्लाई कर रहे थे, 70, तो अकेला तो 70 नहीं दे पाएगा, जल जाएगा। इसीलिए भले ही वो पूरा लोड ना दे पाए, बट पार्शियल लोड वो सप्लाई कर सकता है। ना कोई पावर सप्लाई करने से बेहतर है कि कुछ अमाउंट ऑफ पावर हम सप्लाई कर पाए। तो ये बेनिफिट होता है पैरेलल ऑपरेशन का। लास्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर अकेला एक ट्रांसफॉर्मर चल रहा है तो एक ट्रांसफॉर्मर बैकअप में रखना पड़ेगा, ताकि अगर ये खराब हो गया तो इसको रिप्लेस कर दें। लेकिन जब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में लगे और एक खराब भी हो जाए, तो अदर ट्रांसफॉर्मर लोड को सप्लाई कर सकते हैं, तो तुम्हें बैकअप में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 4 ट्रांसफॉर्मर है, एक खराब हो गया, तो अभी 3 तो सप्लाई कर सकते हैं, 3 को सप्लाई करने दो, इतने जो खराब हुआ है उसको रिपेयर कर लो, बैकअप की तुम्हें जरूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर एक सिंगल ही ट्रांसफॉर्मर सारा लोड दे रहा होता, तो जैसे ये खराब हुआ, इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो तुम्हें एक स्टोरेज में रखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मर, ताकि खराब होते ही उसको रिप्लेस किया जा सके। एक पॉइंट और लिख लो इसी बात पे, इसमें लिखना, ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन पावर डिमांड। मान लो जैसे 50-50 MVA के 4 ट्रांसफॉर्मर है, अब तुम्हारे पास डिमांड सिर्फ है 70 MVA की, तो 4 चलाने की जरूरत नहीं है, 2 में भी काम हो सकता है। तो इसी हिसाब से जैसा जैसा डिमांड है उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मर्स को ऑन और ऑफ कर लो, जिससे कि एफिशिएंसी को भी कंट्रोल कर पाओगे। देखो, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स चलाओगे तो एफिशिएंसी तो गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग ज्यादा होगी, एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एट अ टाइम चला सकते हैं, बस उतने ही चलाओ। लोड बढ़ता है तो ज्यादा ऑन कर लो, और लोड घटता है तो ऑफ कर दो, इस हिसाब से चला सकते हो। लेकिन क्या होगा ना, मान लो अकेला ट्रांसफॉर्मर है, तो लोड बढ़े या कम हो, उसको चलना ही चलना है, ठीक है, तो उसको लोड वेरिएशन के साथ साथ भी चलना पड़ेगा, और इधर हम यूनिट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये भी हमें एक बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई, पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं। तो अब हमें ये क्लियर है कि इस टॉपिक का स्कोप क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे ही कोई भी 2 ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो 2 ट्रांसफॉर्मर लिया है मैं रैंडम, ए और बी, क्या मैं उन्हें पैरेलल लगा के चला सकता हूं, या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको देख करके बता सकते हैं कि पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो अगला लिखना, नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, अब देखो पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग समझना कि मान लो 2 ट्रांसफॉर्मर है, अभी सिंगल फेज ही दिखा रहा हूं, अगर 3 फेज भी होता है ना तो भी सर्किट एक ही फेज का बनाते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग में हमें क्या नॉलेज होती है कि जब कोई सिस्टम बैलेंस्ड है तो तीनों फेज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और फेज शिफ्ट 120 होगा। इसीलिए तीनों फेजेस कभी भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ड्रॉ हमेशा एक ही फेज करना है। ये बात आगे के लिए ध्यान रखना, किसी भी मशीन 3 फेज मशीन का सर्किट पर फेज बनता है। अब पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या है, देखो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट की गई हैं। अब मान लो
एक पैरेलल ऑपरेशन में प्राइमरी पे तुमने वोल्टेज लगा दी है V1, ठीक है। यहां मैं ये नहीं मान रहा हूं आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, प्रैक्टिकल है ऑब्वियसली। इसकी इंपेडेंस है ZA या Z1 कह दो, और इसकी इंपेडेंस है Z2, यानी R प्लस JX जो भी सीरीज वाली दिखाते हैं ना, यहां शंट ब्रांच इग्नोर्ड रहती है। अब मान लो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है A1:1 और इसका है A2:1। डॉट्स भी दिखा देता हूं, केसेस समझते चलना, ठीक है। आई मैंने ये माना है दोनों का रेशो अलग अलग है, तो इसकी सेकेंडरी में वोल्टेज क्या आएगी V1/A1 और इसकी क्या आएगी V1/A2। तो दोनों की वोल्टेज अनइक्वल हो गई। अब सेकेंडरी की टर्म्स में अगर सोचोगे तो सर्किट कुछ ऐसा है, देखो सेकेंडरी की टर्म्स में अगर सोचे ना, तो एक वोल्टेज है V1/A1 और उसके सीरीज में है एक इंपेडेंस Z1। इसी के पैरेलल एक और ट्रांसफॉर्मर है जिसकी इंपेडेंस है Z2 और उसकी वोल्टेज है V1/A2। ये हुआ काम। अब देखो अगर ये दोनों वोल्टेजेस बराबर नहीं है तो क्या होगा, जब तक इस लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आता है, एक करंट आता है। ये लूप में फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं सर्कुलेटिंग करंट। कैसे निकालोगे, V1/A1 माइनस V1/A2 ओवर Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब मान लो यहां कोई लोड करंट जा रहा है, तो I1 और I2, तो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से इसके I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I प्लस I सर्कुलेटिंग। I माने ओरिजिनल करंट जो ये देता बिना सर्कुलेटिंग करंट के, तो करंट डिलीवर करता तो पॉजिटिव से निकलता ना, सर्कुलेटिंग भी पॉजिटिव से निकल रहा है। और इसकी क्या हो जाएगी, ये देता I लेकिन ये सर्कुलेटिंग करंट लेने लगा, तो इसकी हो जाएगी I माइनस I सर्कुलेटिंग। मेरी बात को समझना, ये मान लो कि बिना किसी सर्कुलेटिंग करंट के दोनों I करंट देते, एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है अलग भी हो, I करंट देते, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से इसको एक एक्स्ट्रा करंट देना पड़ा I सर्कुलेटिंग, और इसको कम देना पड़ा क्योंकि इसको कुछ करंट वापस मिलने लगा। मान लो दोनों 50-50 एम्पियर दे रहे थे। अब पहले ट्रांसफॉर्मर ने 5 एम्पियर दूसरे को दिया, तो 50 तो दे रहा था, 5 और दिया, कितना हो गया 55। दूसरा 50 दे रहा था लेकिन पहले से 5 लिया, तो कितना दिया टोटल 45। तो सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्मर का करंट बढ़ा देता है और दूसरे का करंट घटा देता है। तो अगर वोल्टेज रेशो बराबर नहीं हुए तो देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट ड्यू टू विच वन ट्रांसफॉर्मर विल गेट ओवरलोडेड, अदर विल गेट अंडरलोडेड, ठीक है। और अगर करंट बढ़ेगा किसी भी ट्रांसफॉर्मर में तो उसके लॉसेस भी बढ़ते हैं, और अगर उसके लॉसेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती है। ये बात जरूर दिमाग में आएगी कि भाई दूसरे का गिर भी तो रहा है करंट, तो उसके लॉसेस गिरेंगे, बट ओवरऑल जब सम निकालोगे ना तो सम ज्यादा ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्कुलेटिंग करंट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। तो मेरा पहला पॉइंट लिखना इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन में, ट्रांसफॉर्मर्स should have equal voltage ratio, otherwise a circulating current flows between the two transformers, which increases the current supplied by one transformer, and reduces the current supplied by other
transformer, current supplied by other transformer, which increases copper loss, and reduce efficiency, and can also damage overloaded transformer, ठीक है। तो सेम वोल्टेज रेशो या सेम सेकेंडरी वोल्टेज होना जरूरी है। अगला पॉइंट, polarities of both the transformers must be same. मान लो ये दूसरे ट्रांसफॉर्मर की डॉट नीचे होती तो इसका प्लस माइनस उल्टा हो जाता भाई। रेशो अब मान लो सेम है तो प्लस माइनस उल्टा हो जाने से क्या होता, जब केवीएल लगाते तो ये प्लस हो जाता माइनस की जगह, तब भी क्या आ जाता, सर्कुलेटिंग करंट। तो सेम रेशो होते हुए भी अगर तुमने पोलैरिटी गलत जोड़ दी है देन ऑल्सो इट विल गिव राइज टू सर्कुलेटिंग करंट। और जब मैंने पोलैरिटी टेस्ट के बारे में बात की थी तब भी मैंने ये पॉइंट रखा था कि पोलैरिटी टेस्ट पैरेलल ऑपरेशन के लिए जरूरी है। तो सही पोलैरिटी कैसे चूज की जाती है, बाय द यूज ऑफ पोलैरिटी टेस्ट। तो इसमें लिखना, हमने क्या लिखा था पॉइंट अभी कि polarities of the transformer must be same, otherwise इसी के आगे लिखना, otherwise it will give rise to circulating current, as earlier। तो भले ही ना ये वाला डायग्राम बना के लिख लेना इसके नीचे, ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे पोलैरिटी डिफरेंट होने से हमें नुकसान होता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई भाई सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। अब लिखना फॉर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर नेसेसरी कंडीशन सिंगल फेज के लिए 2 हैं, सेम वोल्टेज रेशो और सेम पोलैरिटी। अब 3 फेज के लिए लिखो, पहला लिखना सेम फेज सीक्वेंस, यानी या तो दोनों का फेज सीक्वेंस पॉजिटिव हो या दोनों का नेगेटिव हो, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव हुआ तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगला लिखो, सेम फेज सीक्वेंस के बाद सेम पोलैरिटी, यानी जो पोलैरिटी वाला पॉइंट है सिंगल फेज 3 फेज दोनों में सेम रहता है। नेक्स्ट, सेम वोल्टेज रेशो, तो ये वोल्टेज रेशो वाला पॉइंट भी कॉमन है। अब एक और एडिशनल पॉइंट लिखो, फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी सेम। अब मान लो रेशो भी सेम है, डॉट भी सही है, बट एक मान लो स्टार स्टार है, एक है स्टार डेल्टा। अब स्टार स्टार 0 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया, मान लो स्टार डेल्टा दे दिया 30 डिग्री का, तो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन जब केवीएल लगाओगे तब यहां एंगल भी तो रखोगे, और जब तुमने एंगल रख दिए तब ये जो डिफरेंस आएगा ये नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर नॉन जीरो आ गया तब देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट। यानी सिर्फ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर करने से काम नहीं चलेगा, वोल्टेज का एंगल भी सेम रखना है। प्राइमरी वोल्टेज का एंगल तो सेम है, क्यों सेम है, प्राइमरी तुम लगा रहे हो, प्राइमरी जब तुमने दोनों में सेम ही वोल्टेज अप्लाई की है तो उसका एंगल तो सेम रहा, लेकिन उसकी वजह से जब सेकेंडरी बने तो सेकेंडरी का भी एंगल सेम बने, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, सेम फेज शिफ्ट ऑफर्ड बाय द 2 ट्रांसफॉर्मर। मेरी बात क्लियर हुई। ऐसा नहीं कर सकते कि एक का फेज शिफ्ट 0 और एक का 30 डिग्री, उससे सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। अब सेम फेज शिफ्ट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फेजर ग्रुप। अब देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं,
हमने पढ़ा था स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा जिगजैग। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री दे सकते हैं। 30 डिग्री और -30 डिग्री वाले कौन से होते हैं? स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार जिगजैग। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसा बन जाता है ना, डायरेक्टली वो ये पूछ लेगा कि ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो पैरेलली नहीं चल सकते। तो तुम क्या चेक करोगे 3 फेज के अंदर कि वो सेम ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए या दो ट्रांसफॉर्मर्स का फेज शिफ्ट सेम होना चाहिए, देन ओनली दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये मेरी बात क्लियर हुई। नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशन जितनी भी है ना, सारी सर्कुलेटिंग करंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। हर कंडीशन में यही कहना है कि जैसे भी पैरेलली जोड़ो सर्कुलेटिंग करंट नहीं बनना चाहिए। अगर सर्कुलेटिंग करंट बना तो वो मशीन को डैमेज कर सकता है। अब ये तो बात हुई कि क्या कंडीशन ऐसी है जिसके बिना ट्रांसफॉर्मर नहीं चलेगा या पैरेलल ऑपरेशन नहीं चला पाएंगे। लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, यानी वो डिजायरेबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, चलेगा जरूर, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए या बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए ऐसी क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगला लिखना डिजायरेबल कंडीशन, डिजायरेबल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, डिजायरेबल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। अब देखो दो डिजायरेबल कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों ट्रांसफॉर्मर अपनी अपनी रेटिंग के प्रोपोर्शनल लोड शेयर करें। ऐसा इसलिए, एक चीज सोचो कि अगर दोनों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग अलग अलग है, एक 50 केवीए का है, एक 100 केवीए का, ऐसा मत सोचना अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल नहीं जोड़ सकते। जोड़ सकते हो, उनकी पावर रेटिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो 150 केवीए चाहिए तो 50-50 के 3 क्यों लेने, 50 और 100 वाला ले लो। तो एक 50 का है, एक 100 का है। अब मैं ये चाहूंगा जो बड़ा ट्रांसफॉर्मर है या जो ज्यादा पावर वाला है वो सप्लाई भी ज्यादा ही करे। ऐसा ना हो कि 110 केवीए ट्रांसफर करना था, 50 वाले को तो 60 करना पड़ रहा है और 100 वाले को सिर्फ 50। हमेशा जो बड़ा ट्रांसफॉर्मर है वही ज्यादा पावर सप्लाई करे और छोटा ट्रांसफॉर्मर कम पावर सप्लाई करे। तो यानी कि जो लोड है जिसकी रेटिंग डबल, तो लोड भी दुगना ही सप्लाई करे। जैसे मान लो 100 केवीए है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर 100 केवीए का, एक 50 का, तो मैं कहूंगा 100 केवीए वाला, सॉरी अगर 50 केवीए वाला एक्स दे रहा है, 100 केवीए वाले की रेटिंग डबल है, तो ये कितना देना चाहिए, 2x। यानी जो रेशो इनकी रेटिंग्स का है वही रेशो एक्चुअल पावर डिलीवर्ड में भी चलना चाहिए। ऐसा डिजायरेबल है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, ये अचीव कैसे होगा आगे डिराइव करेंगे। द लोड शेयरिंग between the transformers, the load sharing between the transformers should be proportional to the kVA rating, should be proportional to the kVA rating of the transformer, kVA rating of the transformer। इसी में इसके नीचे बना के लिखना अलग से पॉइंट, इट कैन बी अचीव्ड if per unit impedance of transformers, it can be achieved if PU impedance of the transformers on their own base are equal, on their own base are equal। यानी अगर उनकी इंपेडेंस को पीयू में कन्वर्ट करो और बेस क्या लेके चलो, जो उसी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, और ये बराबर आ गए, तो लोड शेयरिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू केवी। ये हम डिराइव करेंगे, बट ये पॉइंट तुम्हें एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है कि व्हेन पर यूनिट इंपेडेंस ऑन इट्स ओन बेस इज इक्वल, देन वी कैन से लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू केवीए रेटिंग।
अगला लिखना द एक्स बाय आर रेशो यानी कि रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर should be equal in order to maintain same power factor for both the transformers, ठीक है। ये चीज भी डिराइव करेंगे कि जब x बाय आर रेशियो सेम होता है तो दोनों ही ट्रांसफॉर्मर्स का पावर फैक्टर सेम आता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिसको ऑब्टेन कर लेने से ऑपरेशन हमारा बेहतर होता है। अगर नहीं भी होंगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होंगी तो काम ही नहीं चलेगा, बट होंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें यह पता लगाना है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर पे एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, दो ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल जोड़ के एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो ये लोड आपस में कैसे शेयर करते हैं, कौन कितना लोड सप्लाई करता है, ये चीज हमको डेराइव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हेडिंग डाल लेना सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। अब देखो मैं पोलैरिटी सेम मान के चल रहा हूं, पोलैरिटी टेस्ट की मदद से मैंने पोलैरिटी सेम कर ली है, फेज शिफ्ट सेम मान रहे हैं, बट मैं वोल्टेज रेशियो अलग अलग ले रहा हूं, ठीक है। ये वोल्टेज रेशियो है A2:1 V1 बाय A2, और ये दोनों मिलके एक लोड सप्लाई कर रहे हैं। ये मान लो ये लोड है ZL, ठीक है। इसके अक्रॉस की वोल्टेज है VL, इसमें जाने वाला करंट है IL। पहले ट्रांसफॉर्मर से करंट आया I1 और दूसरे से आया I2। तो मुझे ये जानना है IL का कितना हिस्सा I1 है और IL का कितना हिस्सा I2 है। यानी लोड अगर सपोज 100 एम्पियर ले रहा है तो उसमें से कितना एम्पियर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर देता है और कितना एम्पियर सेकंड ट्रांसफॉर्मर देता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम क्या कर सकते हो, चाहे तो एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क बना सकते हो। देखो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स रखना है अपने लिए सर्किट, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो भी सेकेंडरी पे वोल्टेज आ रही है उसको एक वोल्टेज सोर्स की तरह शो कर दो, ठीक है। ये हमने दो सोर्स दिखा दिए और दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो इंपीडेंस है वो मैंने सेकेंडरी पे ही रेफर कर रखी है। तो ऐसा मत सोचना है Z1 Z2 क्या है, ये R प्लस JX है लेकिन सेकेंडरी पे रेफर्ड है। अब देखो ये करंट है I1, यहां से समझना ज्यादा आसान है, ये है I2 और ये है IL, ये वोल्टेज है VL। अब सबसे पहली बात कि इस नेटवर्क को सॉल्व कैसे करोगे, मुझे I1 I2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ IL। तो मैं क्या बोलता हूं, इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये रहेगा कि नोडल लगा लें। नोडल किस नोड पे, इस वाली नोड पे। अगर इसको ग्राउंड मान लिया जाए तो इस नोड की वोल्टेज है VL, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं, देखो VL माइनस V1 बाय A1 अपॉन Z1। अब ये मत सोचना करंट डायरेक्शन ऐसे है तो मुझे V1 बाय A1 माइनस VL लिखना चाहिए था, लिख सकते हो, लेकिन जब कोई नोड पे नोडल लगाते हो तो सारे करंट कैसे मानते हो, आउटगोइंग। फिर VL माइनस V1 बाय A2 अपॉन Z2 प्लस VL बाय ZL इक्वल टू 0, ठीक है। फिर VL कॉमन आ गया, 1 बाय Z1 1 बाय Z2 1 बाय ZL इक्वल टू V1 बाय A1 अपॉन Z1 V1 बाय A2 अपॉन Z2। तो यहां से VL मिल जाएगा ना हमें, यहां से हमें VL मिल गया।
अपॉन 1/Z1 1/Z2 1/ZL। अब मुझे I1 और I2 निकालना है। देखो I1 कैसे निकलेगा, अब I1 की डायरेक्शन के हिसाब से लेके चलना, V1/A1 माइनस VL अपॉन Z1, क्योंकि करंट जा रहा है V1/A1 से VL की तरफ, तो कौन सी वोल्टेज लोगे पहले, V1/A1 माइनस VL। वो तो नोडल लगाते वक्त हर करंट आउटगोइंग मान लेते हैं, इसीलिए मैंने VL में से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट की थी। अदरवाइज करंट डायरेक्शन के हिसाब से जाता तो V1/A1 में से VL सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये वाला डायग्राम रब कर देता हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है जब हमारे पास सेकंड सर्किट ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब नोट्स बनाओगे तो दोनों डायग्राम ड्रॉ करना, ये पता रहना चाहिए कि सेकंड वाला सर्किट आया कहां से। अब देखो I1 निकालने की कोशिश करता हूं, V1/A1 माइनस VL करना है, तो VL में तो नीचे 1/Z1 1/Z2 1/ZL है, जब LCM लोगे तो क्या लिखोगे, देखो LCM ले रहा हूं जो मैं VL का डिनोमिनेटर था ना, ठीक है, माइनस V1/A1Z1 V2/A2Z2। मैंने बस VL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और कुछ भी नहीं है। नीचे Z1 तो था ही, और ये वाला LCM वाली टर्म भी आ गई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, V1/A1Z1 ये तो कट गया, तो यानी यहां पे क्या बचा, V1/A1 1/Z2 प्लस 1/ZL माइनस V2/A2 Z2 अपॉन Z1। अब देखो मुझे ये आंसर जो चाहिए ना वो IL की टर्म्स में चाहिए। IL माने VL/ZL। अब VL/ZL कितना है, IL जो लोड का करंट है, V1/A1Z1 प्लस V2/A2Z2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ZL ये होगा ना IL। मुझे I1 इसकी फॉर्म में चाहिए, IL की टर्म्स में। अब कैसे निकालोगे बताओ, क्या अगला स्टेप करें जिससे कि हमें यही वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ये पीछे का नोट कर लेना सारा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 को IL के टर्म्स में लिखना है ना, तो एक टर्म मेरे पास ये बननी चाहिए, V1/A1Z1 प्लस V2/A2Z2। ठीक है, अब ये टर्म बनाओगे कैसे, इसमें तो ये कट चुकी, V2/A2Z2 तो है, V1/A1Z1 नहीं है अपने पास, क्योंकि यहां पे है V1/A1Z2 और V1/A1ZL। तो अब बात ये आती है, ऐसी टर्म बनाओगे कैसे, V1/A1Z1 और V2/A2Z2। ऐसी टर्म अगर हमें बनानी है, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, या तो सबसे बढ़िया ना, सबसे पहले इसमें LCM ले लो। LCM क्या लोगे, Z1 Z2 ZL ले लोगे, बट LCM भी क्या लेना चाहिए हमें, Z1 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां नीचे बचेगा ZL Z2 ZL प्लस Z2 माइनस V2/A2Z2 अपॉन
नीचे Z1 या Z1 से Z1 काट लो, नीचे बचेगा ZL Z2 ZL Z2 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 ZL। तो अगर ZL Z2 एलसीएम पूरे का ले लोगे ZL Z2 था ना, यहाँ पे Z1 ZL और यहाँ पे Z1 Z2 होगा, सॉरी ये बन गया। ऐसे ही IL में देखो, अगर एलसीएम ले ले, IL में अगर एलसीएम ले लो तो क्या होगा, V1 बाय A1 Z2 प्लस V2 बाय A2 Z1 अपॉन, इसका भी एलसीएम लो, Z1 Z2 ZL बनेगा, तो नीचे क्या रह जाएगा, Z1 Z2 ZL से ZL तो कट गया, तो देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सिमिलर आ रहा है। अब इसके आगे ना कैलकुलेशन एक बार ट्राई कर लेना कि I1 को IL की टर्म्स में अगर हमें लिखना है, मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं कि I1 कितना आएगा, I1 आएगा IL Z2 बाय Z1 प्लस Z2 प्लस V1 बाय A1 माइनस V1 बाय A2, ये V1 बाय A2 था ना, V2 नहीं है, सॉरी, हमने V2 और कहाँ लिख दिया है, ये हमने V2 लिख दिया, ये V1 है, ठीक है, V1 बाय A2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये आ गया I1। टोटल करंट है IL मेरे पास, टोटल करंट कितना है अपने पास IL, IL में से अगर I1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा I2, IL में से अगर I1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो मिल सकता है I2। सिंपल जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था ना उसके हिसाब से सोचना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I2 इज IL माइनस I1, तो ये वैल्यू बनेगी IL Z1 बाय Z1 प्लस Z2 माइनस V1 बाय A1 माइनस V2 बाय A2 ओवर Z1 प्लस Z2। अब देखो दोनों ही केसेस में जो पहली टर्म है वो तो IL का फंक्शन आ रही है और दूसरी टर्म में दोनों वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम यहां पे क्या बोल देते हैं कि पहली टर्म हमें ये बता रही है IL कैसे शेयर हो रहा है दोनों ट्रांसफॉर्मर के बीच, और दूसरी टर्म हमें बता रही है सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट क्यों, क्योंकि वो वोल्टेज के डिफरेंस से आ रही है, अगर वोल्टेज डिफरेंट नहीं होती तो सेकेंड टर्म कभी आती ही नहीं, और सेकेंड टर्म एक में अगर ऐड हो रही है तो एक में सब्ट्रैक्ट हो रही है। अभी मैंने पीछे सर्कुलेटिंग करंट में बताया भी था, सर्कुलेटिंग करंट एक ट्रांसफॉर्मर का करंट इंक्रीज करता है तो दूसरे का हमेशा डिक्रीज करता है, तो इसमें लिखना द फर्स्ट टर्म in both the expression, the first term in both the expression represents the contribution of transformer to the total load current, and the second term represents circulating current
सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन द टू ट्रांसफॉर्मर्स, सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन द टू ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, बट देखो ये सब एक्सप्रेशन ना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगला स्पेशल केस लिखो, इक्वल वोल्टेज रेशो, इक्वल वोल्टेज रेशो। ठीक है, इक्वल वोल्टेज रेशो का मतलब अगर ये मान लें कि दोनों का वोल्टेज रेशो सेम आ रहा है, वोल्टेज रेशो था A1 और A2, अगर A1 और A2 बराबर आ रहा है तो देखो ये V1 बाय A1 और V1 बाय A2 इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी नो सर्कुलेटिंग करंट, क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है जो वोल्टेज के डिफरेंस से आ रही है, ये सेकेंड टर्म हमारी 0 हो जाएगी। V1 बाय A1 विल बी इक्वल टू V1 बाय A2। अब अगर सर्कुलेटिंग करंट नहीं है तो I1 क्या होगा, IL Z1 बाय Z1 प्लस Z2, सॉरी Z2 बाय Z1 प्लस Z2, और I2 क्या होगा, IL Z1 बाय Z1 प्लस Z2। अब ये दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है दैट इट इज द करंट डिवीजन। IL का डिवीजन ही तो कर दिया हमने दो पार्ट्स में। अब ऐसा कैसे, ये बात को भी समझो। देखो ये चीज मैं डायग्राम से शो करता हूं कि ये करंट डिवीजन वाला मेथड क्यों लग पाया। अभी देखो हमने एक्चुअल सर्किट क्या बनाया था, जो हमने नेटवर्क की फॉर्म में दिखाया था, ये था Z1, ये था V1 बाय A1, ऐसे ही था Z2, और ये दूसरा सप्लाई था V1 बाय A2। प्राइमरी वोल्टेज तो दोनों के लिए V1 ही था ना, वो तो हमने अप्लाई किया था। यहां पे कोई करंट जा रहा था IL। अब हम क्या जानते हैं, जब मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं तो उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स कितना होता है, सिग्मा VI बाय ZI डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय ZI। अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू VN है, दैट इज V, तो ये जो सिग्मा VI है, VI कॉमन आ जाता है, सारे वोल्टेज V के बराबर है ना। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मिलमैन्स थ्योरम से लिखा है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितनी आ जाती है, खुद V के बराबर आ जाती है। ये वाली कौन सी थ्योरम है भाई, नेटवर्क में हमने पढ़ी थी, मिलमैन्स थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सभी वोल्टेज सोर्स इक्वल हो जाए तो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स बराबर आ जाते हैं, दोनों वोल्टेज सोर्स मिलके ना एक ही सोर्स बन जाता है। बात कुछ समझ आ रही है, देखो अगर A1 A2 बराबर होते तो दोनों वोल्टेज सोर्स बराबर होते ना, और दोनों वोल्टेज सोर्स जब बराबर होंगे तो उनका इक्विवेलेंट भी उनके बराबर ही बनेगा। अब इस सर्किट से सोचो I1 I2 कैसे निकालोगे IL से, IL जो है दो इंपिडेंस में डिवाइड हो रहा है, Z1 और Z2, तो I1 I2 कैसे निकलेंगे, सिंपली बाय द मेथड ऑफ वोल्ट करंट डिवीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो डायरेक्ट हमने लिख भी दिया है ये पिछली डेरिवेशन से भी आ सकता है, या लॉजिकली जाए तो मिलमैन्स थ्योरम से दोनों वोल्टेज सोर्स एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब इंडिविजुअल करंट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग करंट डिवीजन। ठीक है, ये वाला मेथड याद रखना। अब देखो इतनी चीज आने के बाद हमारे पास, अब हम लोग क्या जानना चाहते हैं, मेरा इंटरेस्ट करंट में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है पावर में, कि कितना कितना केवीए ये दोनों डिलीवर कर रहे हैं।
ठीक है, कितना कितना एपरेंट पावर ये दोनों डिलीवर करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, दोनों का आउटपुट वोल्टेज कितना है, VL है ना। तो अब अगर मैं कहूं पहले ट्रांसफॉर्मर की एपरेंट पावर मुझे चाहिए, कॉम्प्लेक्स पावर मुझे चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, VL I1 कॉन्जुगेट। I1 की वैल्यू डालो जरा, IL Z2 बाय Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट। जब कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट लेते हैं, A इंटू बी कॉन्जुगेट होता है, A कॉन्जुगेट B कॉन्जुगेट। ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट होता है इंडिविजुअल के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। VL इंटू IL कॉन्जुगेट, ये क्या हुई, लोड की पावर हो गई, SL Z2 बाय Z1 प्लस Z2। सेम वे में अब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं S2। अगर दूसरे ट्रांसफॉर्मर की पावर निकालते वो आती है SL, ऊपर में Z1, नीचे में Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर टू द लोड। ये फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला है जो कि तुमको याद करना है इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। दो से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन नहीं आता, बट इन केस आ जाए, फॉर मोर देन टू ट्रांसफॉर्मर, ith ट्रांसफॉर्मर का पावर SL ऊपर लिखोगे 1 बाय ZI, नीचे 1 बाय Z1, 1 बाय Z2 अप टू 1 बाय ZN और इसका होल कॉन्जुगेट। यानी अगर n ट्रांसफॉर्मर है, ऊपर इंपिडेंस का रेसिप्रोकल लोगे ith ट्रांसफॉर्मर का, ith माने जिसकी पावर निकालनी है उसी की इंपिडेंस का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सबके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। वैसे तो देखो दो से ऊपर कभी पूछते नहीं, बट जनरल फॉर्मूला ये है। और ये ध्यान रखो, यहां जो फैक्टर बन रहा है SL के साथ, वो फैक्टर कौन सा है, करंट डिवीजन वाले का कॉन्जुगेट। ऐसा सोचो ना, VI कॉन्जुगेट ही तो करना है भाई, तो जो करंट डिवीजन में फैक्टर आएगा उसका कॉन्जुगेट किस में आएगा, पावर में। अगली बात, एक जो इंपॉर्टेंट बात नेटवर्क से हमें यहां पे याद रखनी है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर एंगल ऑफ SL इज पॉजिटिव। यानी अगर मैं कह दूं कि पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग, तो पावर का एंगल क्या लोगे, प्लस 36.86। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर SL का एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल लो, 100 kVA 0.8 लैग, तो इसको कैसे लिखोगे, 100 एंगल 36.86 डिग्री kV, और 100 kVA 0.8 लीड, इसको कैसे लिखोगे, 100 एंगल माइनस 36.86 डिग्री kV। ये जो मिस्टेक है ना, ये काफी सारी टेस्ट सीरीज, काफी सारी बुक्स के अंदर मिलेगी, बट ये ध्यान रखना, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमेशा पावर का एंगल पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्टिव पावर पॉजिटिव, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए पावर का एंगल नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टिव पावर नेगेटिव। ये मेरी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद एक और चीज देखो, अगर मैं यहां से S1 बाय S2 निकालूं, S1 बाय S2, ये कितना हो जाएगा,
Z2 बाय SL तो कट जाएगा ना, और Z1 Z2 भी कट जाएंगे, Z1 प्लस Z2, ये आएगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड माने रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इधर भी मॉड बन जाएगा, और मॉड लेने पे कॉन्जुगेट का रूल खत्म हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, देखो ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक ऐसी हैं जो हर बच्चा पैरेलल ऑपरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन में कर जाता है, तो उन चीजों पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम हर जगह पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ाएगा ये फॉर्मूला जरूर पढ़ाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब हम नजरअंदाज कर देते हैं इसकी बारीकियों को, इसकी बेसिकली इसके अंदर जो भी छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है उनको अगर इग्नोर करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखा। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर करके नीचे लिखना है इसके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन लोड शेयरिंग, द इंपिडेंस ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर, इन लोड शेयरिंग द इंपिडेंस ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर should be considered either in ohms or in per unit but on the same base, अगला पॉइंट लिखना, the impedance needs to be substituted in complex form as R plus jx, एक चीज देखो, मान लो एक 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, 11 kV बाय 33 kV, और इसका ZPU हमने दे दिया 0.2 PU, एक 100 kVA का है, ये भी 11 kV बाय 33 kV। देखो वोल्टेज रेशियो तो सेम ही रहना चाहिए, और इसका ZPU है 0.2 या 0.3 PU। अब मैं तुमसे कहता हूं ये बताओ कि लोड शेयरिंग कितना होगा या कितना कितना लोड सप्लाई करेंगे अगर SL है 80 kVA 0.8 लैगिंग। अब इंपेडेंस देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह तो दिया नहीं है, जब कॉम्प्लेक्स की तरह ना दिया हो तो रियल की तरह ही उसका यूज करेंगे, तो ये भी पॉइंट लिख लेना। इफ impedance is not given in complex form, then use it as a real number, अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला लगाने के लिए या तो दोनों इंपेडेंस को ओम्स में कन्वर्ट कर लो। ओम्स में कैसे करोगे, ओम्स में पहले साइड डिसाइड कर लेना, इन ओम्स ऑन सेकेंडरी साइड। अब तुम कहोगे भाई ये जो पर यूनिट इंपेडेंस है ये तो बताया ही नहीं, ये प्राइमरी पे है सेकेंडरी पे, मैं बेस किसका यूज करूं, प्राइमरी या सेकेंडरी, मैंने बताया ही नहीं किस साइड पे है। तो यहां तुम लोग फंस जाते हो, क्योंकि पर यूनिट इंपेडेंस दोनों तरफ बराबर होती है, तो पर यूनिट इंपेडेंस बताते वक्त ये बताना जरूरी नहीं है कि ये प्राइमरी पे है या सेकेंडरी पे, बिकॉज PU इंपेडेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज सेम। तो तुम किस तरफ देखना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है, या तो दोनों की इंपेडेंस प्राइमरी में लो या दोनों की इंपेडेंस सेकेंडरी में। तो क्या कर लो, Z बेस से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, Z बेस क्या होता है, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर, KV का स्क्वायर 10 की पावर 6 हो जाएगा, पावर में 10 की पावर 3 है। ऐसे Z2 को भी ओम्स में ले आओ, वोल्टेज तो सेकेंडरी की 33 है, किलो का स्क्वायर 10 की पावर 6, नीचे किलो है। ठीक है,
या तो ओम्स में कन्वर्ट कर लो और फिर लोड शेयरिंग वाला फॉर्मूला लगा देना, या दूसरा तरीका क्या है कि कोई एक कॉमन बेस ले लो। कॉमन बेस ऐसा लेना जिसमें मेहनत कम से कम पड़े। मेहनत कम से कम कैसे? मान लो कॉमन बेस ले लिया 500 केवीए, अब 50 वाले को भी चेंज करोगे, 100 वाले को भी चेंज करोगे, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, एज्यूम अ बेस ऑफ 100 केवीए। बेस ऐसा लो जिसमें चेंज एक को करना पड़े, दूसरे को नहीं। तो देखो पहला वाला 50 केवीए के हिसाब से गिवन है, दूसरा 100 के हिसाब से। तुमने बेस भी क्या माना है? 100। जब तुमने बेस 100 मान लिया तो सेकंड वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज सिर्फ किसे करोगे? फर्स्ट वाले को। कैसे करोगे? ZPU ओल्ड इंटू S न्यू बाय S ओल्ड। S न्यू माने जो बेस माना है, ओल्ड माने जिसपे वो गिवन है। और इसमें वोल्टेज लेने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज क्यों नहीं लिया? बिकॉज वोल्टेज इज नॉट चेंज्ड। और ZPU2 क्या लोगे? सिंपली जो गिवन था। अब ये वैल्यूज भी डाल सकते हो उस फॉर्मूले में। बात समझ आई? या तो दोनों इंपेडेंस ओम्स में लो या दोनों इंपेडेंस PU में, लेकिन सेम बेस पे। और वो सेम बेस अक्सर कैसा लेते हैं? जिसमें मेहनत बचाई जा सके। तुम्हारी मर्जी है, तुम 500 भी ले सकते हो, कुछ गलत नहीं है। ऐसा मत सोचना वो मेथड चलेगा नहीं, चल सकता है। लेकिन मैंने 100 क्यों लिया? क्योंकि एक 100 पे गिवन था। एक अगर 100 पे गिवन और 100 ही मान लूं तो दो में से एक को ही ट्रांसफॉर्म करना है, दोनों को नहीं। मेरी बात क्लियर हुई? ये वाला प्रोसेस क्लियर है? अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गेट में या बेसिक क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे किसी भी एग्जाम में बनते हैं वो लोड शेयरिंग पे ही बनते हैं, जो फॉर्मूला मैंने तुमको अभी लिखवाया है। अगर इंपेडेंस R+jX की फॉर्म में गिवन है तो वैसे पुट करो, वरना उसको एक रियल नंबर की तरह डाल सकते हो। तो मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं जो हमने डिराइव किया है। अब हमने फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया है, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो इसी फॉर्मूले पे बन जाते हैं। अभी और बताऊंगा कि और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इतना बेसिक सभी लोगों को याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि Z1 Z2 को कैसे पुट करना है, R+jX की फॉर्म में पुट करना है। दोनों को ओम्स में डाल सकते हो या दोनों को PU में डाल सकते हो, बट ऑन द सेम बेस। और मैंने लैगिंग लीडिंग में SL के एंगल का साइन भी बताया है। अब इसके बाद आता हूं, जब यहां तक डिराइव कर लिया तो जो डिजायरेबल कंडीशन के बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था, मैंने क्या बोला था? डिजायरेबल कंडीशन हम डिराइव करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उस पे आते हैं। पहली डिजायरेबल कंडीशन क्या थी? लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू KVA। तो मैं क्या कहूंगा कि S1 शुड बी प्रोपोर्शनल टू S1 रेटेड, S2 should be proportional to S2 rated। यही था। इसका मतलब S1 by S2, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, एंगल की नहीं, इसीलिए ऊपर मैंने बार नहीं लगाया है। ठीक है, मॉड की बात हो रही है। अभी हमने मैग्नीट्यूड्स का रेशो निकाला था, ये इंपिडेंस के उल्टे रेशो में चलता है। देखो इंपिडेंस पे ही मैंने बार नहीं लगाया, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर है। मॉड ले चुका हूं और दोनों इंपिडेंस को मैं ओम्स में ले रहा हूं। मैंने बोला ना, या तो Z1 Z2 को ओम्स में लो या पर यूनिट में ले लो, सेम बेस पे। मेरी बात को समझो, अभी हमने लिखा था मॉड ऑफ S1 बाय S2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 बाय Z1। तो मैंने मॉड हटा के बार हटा दिया, यानी मॉड चल रहा है बट बार बार मॉड दिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, दिखाने के लिए मॉड दिखा सकते हो। अब यहां से हमें क्या मालूम चला कि Z1 S1 रेटेड इक्वल टू Z2 S2 रेटेड।
अब दोनों ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेटिंग तो सेम होती है ना, कि मैंने एग्जांपल में शो किया था, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है। तो दोनों को जो है ना वोल्टेज रेटिंग से डिवाइड कर दो, किसी भी साइड की, प्राइमरी या सेकेंडरी, जिस साइड पे Z1 हो। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, Z1 एंड Z2 should be referred, Z1 and Z2 should be referred on same side of transformer, either primary or secondary, या तो Z1 Z2 दोनों ही प्राइमरी पे हो या दोनों ही सेकेंडरी पे, अलग अलग नहीं। इसीलिए मैंने बोला वोल्टेज रेटिंग तो सेम आएगी। अब V²/S ये क्या होता है, Z बेस होता है, लेकिन S तो S1 है ना, और ये Z तो ओम में चल रहा था, तो ये बना Z1 का बेस। ऐसे दूसरी साइड क्या बन जाएगा, Z2 का बेस, दूसरे ट्रांसफॉर्मर का बेस। अब यहां सेम बेस थोड़ी ना बनेगा, सेम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि एक में S1 यूज हो रहा है, एक में S2, दोनों में सेम पावर तो यूज हुई नहीं, तो बेस तो अलग अलग हुआ। तो ये क्या हुआ, Z/Z बेस इज Z1 PU इज इक्वल टू Z2 P। मेरी बात समझ आई? लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन देयर ओन बेस। ठीक है, अपने अपने बेस पे पर यूनिट बराबर होना चाहिए, कॉमन बेस पे नहीं। ठीक है, कॉमन बेस वाला कॉन्सेप्ट कहां यूज करना है, जब ये फॉर्मूला लगाना है, और लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू केवीए में दोनों की इंपीडेंस अपने अपने बेस पे सेम हो। अब जैसे देखो, मैंने पिछला एग्जांपल में जो Z1 PU दिया था तुम्हें, वो 0.2 दिया था, और सेकंड वाला 0.3, तो दोनों का पर यूनिट अपने अपने बेस पे बराबर तो नहीं था, और दोनों का PU अगर अपने अपने बेस पे बराबर नहीं है, लोड शेयरिंग कैन नॉट बी प्रोपोर्शनल टू रेटिंग। सिंपल सी कंडीशन है, क्वेश्चन में दो ट्रांसफॉर्मर दिए, दोनों का PU इंपीडेंस दिया है, बराबर है तो प्रोपोर्शनल टू केवीए, बराबर नहीं है तो नॉट प्रोपोर्शनल टू केवीए। ओम्स में दिया है तो PU में आ जाओ, कैसे, अपने अपने बेस से डिवाइड करके। ठीक है, और PU में दिया है तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो, बट ये ध्यान रखना, कंपैरिजन करते वक्त अपने अपने बेस पे रहेंगे, सेम बेस पे नहीं। सेम बेस पे कब, जब ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश जो भी समझते हो उसमें लिख लो। सेम बेस पे नहीं लाना है, सेम बेस पे लाना होगा सिर्फ इस फॉर्मूले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहली डिजायरेबल कंडीशन क्लियर हुई। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में मैंने बोला था X/R रेशो सेम होना चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। देखो, कोई भी इंपीडेंस होती है वो होती है R + jX। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हो भाई, मैग्नीट्यूड आ जाता है, एंगल आ जाता है, यानी X/R रेशो बताता क्या है, X/R रेशो रिप्रेजेंट्स द इंपीडेंस एंगल। तो जो सेकंड डिजायरेबल कंडीशन में बोला X/R रेशो सेम होना चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, दैट एंगल ऑफ बोथ द इंपीडेंसेस शुड बी सेम। तो ये वाला पॉइंट लिखना, having same X/R ratio implies having the same angle of impedance, अब देखो इससे होता क्या है, S1 जो है वो लोड की पावर है, इनटू ऊपर Z2 था ना, Z2 का एंगल भी थीटा है। मैं R + jX की जगह ना पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, Z1 का एंगल भी थीटा और Z2 का एंगल भी थीटा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका एंगल सेम हो, अगर उन्हें ऐड कर दिया जाए, जिनका एंगल सेम होता है, वो फेजर, वो वेक्टर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। पैरेलल वेक्टर्स तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं ना।
अब देखो ऊपर नीचे से एंगल थीटा कट जाएगा, और ये तो बचे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या ही कॉन्जुगेट लोगे, इससे क्या मिला कि S1 का जो एंगल है वही एंगल SL का है, दैट इज थीटा L। क्योंकि ये जो सेकंड टर्म आ रही है इसका एंगल तो कट चुका है, तो ये सिर्फ क्या है, स्केलार है। अगर ये स्केलार है तो ओवरऑल टर्म का एंगल कितना हुआ, थीटा L। सेम वे में S2 से अगर अप्रोच करते तो उसका एंगल भी कितना आता, थीटा L। यानी लोड का जो एंगल है या लोड की पावर का जो एंगल है वही एंगल दोनों ट्रांसफॉर्मर की पावर का होगा। अगर दोनों ट्रांसफॉर्मर की पावर का एंगल सेम होगा, इससे फायदा क्या होगा कि बोथ कैन बी डायरेक्टली एडेड, दे नीड नॉट बी एडेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो फेजर या दो वेक्टर जिनका एंगल सेम है उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो अगर एक 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर एक 50 का है, दोनों का एंगल सेम है, कितना होगा टोटल पावर, 150। फायदा हुआ, दोनों का अगर एंगल सेम नहीं होता तो 100 प्लस 50 कभी 150 नहीं हो सकता। तो 150 कब मिल सकता है, जब दोनों का एंगल सेम हो। तो दोनों का एंगल सेम होने से फायदा यह होता है कि दोनों की पावर का सम मैक्सिमम आता है। कोई भी दो वेक्टर या दो फेजर का सम मैक्सिमम तभी हो सकता है when both are parallel। तो इसीलिए मैंने बोला अगर S1 S2 का एंगल सेम आ जाए तो क्या होगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जिस कारण से उनका सम मैक्सिमम होगा और तुम ज्यादा पावर डिलीवर कर पाओगे। तो ये वाला पॉइंट लिखना, having the same x by r ratio, having the same x by r ratio implies that power factor of each transformer implies that power factor of each transformer is same as the load power factor, is same as the load power factor, and since the angle of their apparent power, since the angle of their apparent power are equal, their powers can be directly added, and the sum of their powers is maximum। तो देखो और क्या हुआ पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमारे पास, फर्स्ट तो हुआ ये, दूसरा हमें पता चला अगर S प्रोपोर्शनल टू S रेटेड होता है तो Z1 PU should be equal to Z2 PU but on own base। और तीसरा, अगर X by R रेशो दोनों ट्रांसफॉर्मर का बराबर हो जाए तो दोनों ट्रांसफॉर्मर की पावर का एंगल किसके बराबर हो जाता है, लोड की पावर के एंगल के, या लोड पावर फैक्टर एंगल। इससे फायदा क्या होता है, दो पावर्स का सम मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम बात करते हैं गेट एग्जाम की या बेसिक क्वेश्चंस की। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है जो नेटवर्क बेस्ड होता है। तो अब अगला लिखना, अनइक्वल वोल्टेज रेशो, अनइक्वल वोल्टेज रेशो। ठीक है, यानी अगर दोनों का वोल्टेज रेशो बराबर ना हो तब क्या होगा। तब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है वो तुम्हें बता देता है, नो लोड या ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसे कि इसमें हमें क्या डेटा गिवन रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर 1 की ओपन सर्किट वोल्टेज है E1 और इंपेडेंस है Z1, ट्रांसफॉर्मर 2 की नो लोड वोल्टेज है E2 और इंपेडेंस है Z2, और ये दोनों ही कहां पे हैं,
सेकेंडरी या लोड वाली साइड पे। तब ऐसे केसेस में क्या करना, पहले सर्किट बना लेना। नो लोड या ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे दिखाते हो, जो वोल्टेज सोर्स हम दिखा रहे थे ना सर्किट में, उसी को नो लोड वोल्टेज बोलेंगे। ये भी बताता हूं ऐसा क्यों। ऐसा सर्किट बना लोगे, अब दोनों का वोल्टेज रेशो अनइक्वल होने की वजह से ही ये E1 E2 अनइक्वल है। पहले हमने इसी को तो लिखा था V1/A1 और V1/A2, तो जो V1/A1 और V1/A2 लिख रहे थे ना, वही तुम्हारा E1 और E2 है इस बार। ZL, ये VL और ये IL, ये I1 और ये अपना I2। देखो इसको मैं नो लोड या ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों बोल रहा हूं, किसी भी ट्रांसफॉर्मर का अगर सर्किट सेकेंडरी पे रेफर्ड है तो ये वाली वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज है V1/A, रेशो मैं ले रहा हूं A:1। शंट ब्रांच इग्नोर्ड है, पैरेलल ऑपरेशन में कभी शंट ब्रांच कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। और ये है टर्मिनल वोल्टेज, मान लो V I। तो ये जो V1/A है ना, इसी को E बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर I 0 हुआ तो I इंटू Z 0 हो जाएगा, यानी Z के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आने वाला, तब V कितना होगा E। यानी अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो ना करने का मतलब ओपन सर्किट या नो लोड, क्योंकि जब लोड ही नहीं लगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस केस में जो वोल्टेज आउटपुट पे मिलती है दैट इज कॉल्ड एज नो लोड और ओपन सर्किट वोल्टेज। तो पहले जो हम V1/A1 और V1/A2 लिख रहे थे ना, तो डरने वाली बात नहीं है, उसी को इस बार E1 और E2 लिखा है। अब अगर ये सर्किट तुम बना चुके हो, है ना, तब क्या करना है, सिंपली कि यहां पे नोडल लगाना स्टार्ट कर देना, या ऐसा कर लो कि VL इज, ऐसा भी कर सकते हो, देखो E1 माइनस I1Z1 और VL इज E2 माइनस I2Z2। अब इसके अलावा I1 प्लस I2 इज एक्चुअली इक्वल टू IL। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस I1Z1 इज इक्वल टू E2 माइनस I2Z2, जिसका मतलब ऐसे लिख लो, I1Z1 को राइट हैंड साइड ले जाओ, दिस शुड बी इक्वल टू E1 माइनस E2, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 इक्वल टू IL। दो लीनियर इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो जाएंगी भाई। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे सेकंड इक्वेशन को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो अगर Z2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो क्या बना, देखो यहां से आ गया ना I1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यही तो रिजल्ट आ गया जो पहले निकाला भी था, जब हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि IL की फॉर्म में कैसे लाएं, तो यही तो रिजल्ट था। ये जो डिफरेंस वाला टर्म था इसको हमने बोला था सर्कुलेटिंग करंट, और जो सेकंड टर्म था वो था लोड शेयरिंग। अगर IL गिवन है तो ऐसे कर सकते हो, अगर IL नहीं गिवन है तब क्या कर सकते हो, मान लो IL नहीं गिवन होता, तब मैं क्या कहता कि I1 प्लस I2 वो क्या हो जाएगा V/ZL, फिर IL की जगह V/ZL लिखते या नोडल से इसको अप्रोच कर लेते। मेरी बात क्लियर है। तो ये तरीका हो सकता है जिससे कि तुम I1 और I2 निकाल सकते हो अगर ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर नहीं है। तो ये डिफरेंस वाली टर्म क्या बता रही है, सर्कुलेटिंग करंट, और IL वाली टर्म कंट्रीब्यूशन ऑफ I1 एंड I2 टू द
लोड करंट। ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो जब ओपन सर्किट वोल्टेज अनइक्वल दे रखी हो या टर्न्स रेशियो अनइक्वल हो। याद रखना सर्किट, क्योंकि अगर सर्किट याद रखते हो ना तो देखो ये सारा नेटवर्क एनालिसिस ही तो है। किसी भी मशीन का पैरेलल ऑपरेशन हो, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस, सब कुछ नेटवर्क से बन सकता है। बट आदत ये होनी चाहिए कि सर्किट पे अगर आ गए तो क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। तो जो लोग सर्किट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते ना, उन्हें ज्यादा दिक्कत फेस होती है। अब लास्ट लिखना ओवर या मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड इन पैरेलल ऑपरेशन, मैक्सिमम लोड इन पैरेलल ऑपरेशन। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि ये बताओ दोनों ट्रांसफॉर्मर मिलके टोटल कितनी पावर दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम पावर दे सकते हैं दो ट्रांसफॉर्मर मिलके। मैक्सिमम कब होगा? जब कोई एक ट्रांसफॉर्मर अपनी लिमिट पे पहुंच जाए, क्योंकि उसके ऊपर जाओगे ना तो लिमिट के ऊपर जाना होगा। तो इसमें लिखना मैक्सिमम लोडिंग शुड बी अचीव्ड, मैक्सिमम लोडिंग शुड बी अचीव्ड विदाउट ओवरलोडिंग, विदाउट ओवरलोडिंग एनी ट्रांसफॉर्मर, विदाउट ओवरलोडिंग एनी ट्रांसफॉर्मर। तो किसी पे भी उसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा लोड ना देते हुए तब तुम्हें बताना है कितना लोड दे सकते हो। ये बात का ध्यान देना। अब इसके लिए क्या करना, देखो स्टेप 1, तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कंपेयर, ये क्वेश्चन का मेथड है, ZPU ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर ऑन देयर ओन बेस। अपने अपने बेस पे कंपेयर करो। ट्रांसफॉर्मर हैविंग लोअर ZPU इज ओवरलोडेड फर्स्ट। जिसका ZPU कम होगा ना वो पहले ओवरलोड होगा। स्टेप 2, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि सेकंड वाला पहले ओवरलोड हो रहा है। एज्यूम, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ZPU 2 कम आया, तो ट्रांसफॉर्मर 2 गेट्स ओवरलोडेड फर्स्ट। 1 का भी छोटा आ सकता है, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर रहा हूं। तो अब क्या करना, S2 को मान लेना S2 रेटेड और इसका एंगल ले लेना 0, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, एंगल में नहीं। अब हम क्या जानते हैं, S1 by S2 इज Z2 by Z1 कॉन्जुगेट। तो यहां पे S1 क्या आएगा, Z2 by Z1 कॉन्जुगेट इंटू S2 एंगल 0। लेकिन ये या तो बोथ इन ओम लेना है या PU ऑन सेम बेस। जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो सेम बेस वाला PU यूज होगा लोड शेयरिंग के फॉर्मूले में। ये बात बहुत जरूरी है। स्टेप 4, यहां से S1 आ जाएगा, एंगल के साथ आएगा क्योंकि इसका एंगल होगा कुछ ना कुछ। तो S टोटल इज S1 प्लस S2। तो यहां से तुम्हें मैक्सिमम लोड मिलेगा, लेकिन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर या फेजर की तरह ऐड करना, इनको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, क्योंकि S2 का एंगल 0 माना ना S1 का कुछ ना कुछ एंगल आएगा। तो जब एक का एंगल 0 है, एक का थीटा है, तो कैसे ऐड करोगे, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 कॉस थीटा होल अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम लोडिंग निकाली जाती है। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे या 3 तरह के मान लो। पहला, लोड देके लोड शेयरिंग निकलवाएगा इस फॉर्मूले पे। अनइक्वल वोल्टेज रेशियो जो मैंने बताया नोडल से या केवीएल से निकल सकता है। तीसरा, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड के मैंने तुम्हें ये स्टेप्स बताए। अब इसके क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो ना तो कैटेगरी देख लेना किसमें लाई कर रहा है और तुरंत नेटवर्क की तरह बना देना। याद बस ये 2 फॉर्मूले रखे जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, बाकी सारा कुछ तुम नेटवर्क एनालिसिस से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ना। अब इसके बाद जो अपना पार्ट बचा है ना वो ज्यादातर कंसेप्चुअल है, उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत कम है।
तो न्यूमेरिकल यहां तक बहुत अच्छे से कवर अप कर लो, तब आगे की बात करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, प्लस ये एंश्योर्ड रहेगा कि इस चैप्टर पे जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे, उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले ये काम आपको निपटाना है, सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट रखने हैं। थैंक यू।